नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपका वर्णमाला चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज आपका नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो है आपका संधि। ठीक है, क्या है? संधि। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज आपका जो चैप्टर है वो है संधि। संधि को हम पढ़ेंगे संधि पार्ट 1 आपका आज होगा। ठीक है, सभी ने पिछली क्लास का रिवीजन, सारी क्लासेस का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम संधि की तरफ। भाई, संधि क्या है? दो सन्निकट वर्णों के मेल से होने वाला विकार आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको आसान भाषा में भी बोल सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन। मैंने आपको क्या बताया? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। संधि की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई? दो सन्निकट दो सन्निकट वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। या आप इसको आसान भाषा में भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, पहली मैंने बताई दो सन्निकट वर्णों के मेल से होने वाला विकार आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, मेल से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन संधि कहलाता है। सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। परिभाषा मैंने आपको बताई कि दो सन्निकट वर्णों के मेल से होने वाला विकार आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अथवा दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब सन्निकट का अर्थ क्या होता है? भाई, सन्निकट का आपका अर्थ है पास। सन्निकट यानी पास पास। सन्निकट का आपका मतलब है पास। ठीक है, सभी को अगर समझ नहीं आ रहा है कि सन्निकट क्या है, या आपको ऊपर वाली डेफिनेशन थोड़ी हार्ड लग रही है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। संधि का आपका अर्थ होगा जुड़ना। संधि का अर्थ आपका क्या होगा? संधि का अर्थ होगा आपका जुड़ना। ठीक है, और आपका विच्छेद का अर्थ होगा अलग होना। ठीक है, विच्छेद का अर्थ आपका क्या होगा? अलग होना। अलग होना। ठीक है, सभी समझ गए? संधि का अर्थ है आपका जुड़ना, यानी मेल भी आप इसको कह सकते हैं। विच्छेद का आपका होगा अलग होना। ठीक है, अब नियम पर चलते हैं कि आपको संधि के मैं नियम बताऊंगी कि किस प्रकार आप संधि को तोड़ सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नियम की तरफ। यहां मैं आपको इसके नियम बता रही हूं, किस तरह से हम संधि को बनाएंगे। भाई, मैंने लिखा एक शब्द विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय मैंने लिखा। अब विद्यालय को हम किस प्रकार तोड़ेंगे वो देखिए। विद्यालय को मैंने तोड़ा
विद्याधन आल्य को तोड़ा। ठीक है, विद्यालय को हमने कैसे तोड़ा? विद्याधन आल्य। भाई इसमें भी आपको क्या लग रहा है? यहां पर आ है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है? आ है। ठीक है, तो ये आपके क्या है? सन्निकट, यानी पास का। पास पास। अब आप सन्निकट का अर्थ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके क्या हो गए? विद्या प्लस आलय से इसको मैंने तोड़ा। दा में आपका आ है और आ में आपका आ है, तो ये क्या हो गए? आपके सन्निकट। सन्निकट यानी पास पास। तो आप समझ गए कि दो सन्निकट वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। ठीक है, इतना सभी समझ गए होंगे। अब मैं इसका आपको वर्ण विन्यास करके समझाती हूं कि वर्ण विन्यास से जो है आप कैसे संधि को तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका वर्ण विन्यास करके आपको दिखाएंगे। इसका वर्ण विन्यास करते हैं, विद्यालय का वर्ण विन्यास। ठीक है, तो मैंने आपका शब्द लिखा विद्यालय, तो इसका यदि मैं वर्ण विन्यास करती हूं तो आपका क्या होगा? भाई मैंने इसका वर्ण विन्यास करा, वे दे सॉरी पहले आएगा आपका वे ई दे ये, फिर आपका आएगा आ, फिर आपका आएगा ले, फिर ए, फिर आपका ये, और फिर आपका ए। ठीक है, अब आप समझिए विद्यालय का जो है मैंने वर्ण विन्यास करा वो किस प्रकार से किया। ठीक है, आपका यहाँ क्या है? वी। वी में आपकी कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, तो मैंने लिखा व, फिर मैंने लिखा छोटी ई। द्य आपका किस किस से मिलकर बना है? आपको साउंड आ रहा होगा, द्या, यानी दे प्लस ये। ठीक है, तो आपका दे आया और ये आया। फिर आपका आगा, आ की मात्रा है विद्यालय में, तो आपका आ गया। फिर आपका ले किससे मिलकर बना है? ले प्लस ऐसे। ठीक है, ये किससे मिला है? ये किससे मिलकर बना है? ये प्लस ऐसे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया आपकी वर्ण विन्यास मैंने यहां पर किस प्रकार से किया है। अब हम जो है व्यंजनों में हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? व्यंजनों में हलंत लगाएंगे। अब मैं यहां पर व्यंजनों में हलंत लगा देती हूं। ठीक है, मैंने व्यंजनों के नीचे हलंत लगा दिया है। जितने भी व्यंजन हैं उन सभी के नीचे हलंत है। अब संधि के लिए जो है सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, भाई संधि आप विच्छेद करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि सार्थक शब्द होने चाहिए, या तो आपके उपसर्ग होने चाहिए या आपके प्रत्यय होने चाहिए, तभी आप संधि का निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा आप संधि का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि संधि करने के लिए हमें दो सार्थक शब्दों की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपका यहाँ विद्या और आल्य तोड़ा, तो विद्या का अपना एक सार्थक मीनिंग है। ठीक है, और आल्य का अपना एक सार्थक मीनिंग होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? सार्थक शब्दों का होना आवश्यक है, दूसरा आपका उपसर्ग का होना आवश्यक है, तीसरा आपका प्रत्यय का होना आवश्यक है। इन तीनों के अलग आपका अगर कुछ भी आएगा तो वो आपकी संधि नहीं बनेगी, संधि का निर्माण उसमें नहीं होगा। तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताती हूं। भाई संधि के लिए आप लिख सकते हैं नोट डालकर, संधि के लिए सार्थक शब्दों, सार्थक शब्दों या उपसर्ग या प्रत्यय का होना आवश्यक है, का होना आवश्यक है। ठीक है, मैंने क्या बताया? संधि के लिए सार्थक शब्दों या उपसर्गों या आपका प्रत्यय का होना आवश्यक है। ठीक है, सार्थक शब्द आपके क्या होते हैं? जिनका अपना मीनिंग होता है, यानी जो अर्थपूर्ण होते हैं। भाई मैंने आपका विद्या लिखा, तो विद्या का आपका अलग मीनिंग निकल रहा है, यानी विद्या से आपको दिख रहा है कि इसका कोई सार्थक अर्थ है। ठीक है, तो सार्थक
अर्थ सभी को समझ में आ गया। सार्थक क्या होता है? जिसका कोई अपना स्वयं का अर्थ निकले, ठीक है, आवश्यक है। इनके अलावा अगर कुछ आता है, इनके अलावा कुछ आता है तो वह संधि का निर्माण नहीं कर सकता, तो वह संधि का निर्माण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने आपको बताया संधि करने के लिए हमें या तो सार्थक शब्दों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या हमें उपसर्ग की जरूरत पड़ेगी, या हमें प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा अगर कोई भी शब्द आता है तो आप संधि का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है। सार्थक मैंने आपको क्या बताया? सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? सार्थक कहलाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने आपको विद्यालय को तोड़कर बताया था, ठीक है। मैं आपको अभी दोबारा से आपको यहां पर बताऊंगी। मैंने जो है आपका विद्यालय को तोड़ा था, ठीक है। विद्यालय का जो है मैंने आपका वर्ण विन्यास किया था। क्या किया था? व, ई, द, य, आ, ल, ए, य और ए। ये मैंने आपका विद्यालय का वर्ण विन्यास किया। भाई व का आपका व आ गया, छोटी की मात्रा छोटी आ गई, द और ये आ गए, फिर आपका आ गया, ल बना ल और ऐसे ये बना ये और ऐसे। तो सभी समझ गए वर्ण विन्यास करना, सभी को आ गया होगा कि किस प्रकार हम वर्ण विन्यास करते हैं। अब चलते हैं, अब मैं इनको दो भागों में बांटूंगी, ठीक है। कितने भागों में बांटूंगी? दो। भाई 4 का पोर्शन आपका ये मैंने ले लिया और 4 का पोर्शन मैंने आपका ये ले लिया। अब जो आपका बीच वाला आ है इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। आ से इधर आपके कितने वर्ड हो गए? 4, और आ से उधर की साइड आपके कितने हो गए? 4। तो इनको हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं? 2 बराबर भागों में मैंने इनको बांट लिया। अब इसका मैंने बनाया विद्या और इसका मैंने क्या बनाया? आल्य बनाया, ठीक है। आल्य, भाई विद्या का अपना अर्थ है, हाँ जी है। आल्य का अपना अर्थ है। विद्या सभी जानते हैं, जो आप ग्रहण कर रहे हैं विद्या। आल्य जहां आप जाकर विद्या ग्रहण कर रहे हैं वो आपका क्या है? आल्य, यानी जहां हम जा रहे हैं, जैसे स्कूल में आप जाते हैं, आल्य हो गया वो, ठीक है। तो वो आपका इसका भी अर्थ निकल रहा है और आपका इसका भी अर्थ निकल रहा है। इसमें आपका क्या आ रहा है? आ। इसमें आपका क्या आ रहा है? आ। तो आ प्लस आ आपका क्या बनेगा? आ। इसीलिए बीच से संधि टूटती है हमेशा। जहां आपको ये साइन, आपको मैं आगे भी नियम बताने वाली हूं कि किस किस को देखकर, आप कौन से शब्द को देखकर पता लगा सकते हैं कि संधि आपकी वहां से टूटेगी। तो इसमें आ रहा है आपका, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने यहां पर लिखा, इस ए को हम अलग रखेंगे, ठीक है। इस ए को जो मैंने अलग रखा है, अभी मैंने इसमें नहीं जोड़ा। आपका क्या बना? विद्य प्लस ले। तो ये वाला आ जो है आपका उठकर यहां आएगा और एक आपका ये वाला यहां आएगा, ये वाले दोनों, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा विद्यालय। तो हमारा शब्द क्या बना? विद्यालय बना। विद्यालय, हमारा शब्द क्या बना? विद्यालय बना, ठीक है। तो उत्तर की जांच भी आपकी हो गई, ठीक है। उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं आप? विद्या प्लस आल्य। अब यहां आप उत्तर की जांच देखिए। भाई इसमें आपका क्या हुआ? मैंने नीचे आपको बताया आ। इसमें आपका क्या हुआ? आ प्लस आ बराबर आपका क्या बनेगा? आ, ठीक है। तो विद्य और ले मैंने आपको यहां बताया था, और यहां भी आप देख लेते हैं, एक मिनट। विद्य प्लस ले, ये आ आपका यहां आ जाएगा उठ के, और यही वाला आ आपका विद्या यहां इस जगह आ जाएगा। तो आपका शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। तो सभी को संधि समझ में आ गई होगी।
कि हम संधि को किस प्रकार तोड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि संधि आपके कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं संधि के प्रकार की तरफ। संधि के प्रकार, संधि आपकी कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला आपका होता है स्वर संधि, दूसरी आपकी होगी व्यंजन संधि और तीसरी आपकी होगी विसर्ग संधि। संधि के मैंने आपको कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार जो है संधि के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और आपकी व्यंजन संधि। पहली होगी आपकी स्वर संधि, पहली कौन सी होगी आपकी? स्वर संधि। दूसरी होगी आपकी व्यंजन संधि, दूसरी क्या होगी आपकी? व्यंजन संधि। तीसरी आपकी होती है विसर्ग संधि, तीसरी आपकी क्या हुई? विसर्ग संधि। अब जो है हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे हम, स्वर संधि की परिभाषा हम यहां पर देखेंगे। भाई, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार, यानी दो स्वर जब आपस में मिलेंगे तो उनके विकार से आपका दूसरी संधि बनेगी। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार, उत्पन्न हुआ विकार या बदलाव भी आप विकार को कह सकते हैं। ठीक है, संधि स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, सभी समझ गए? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार आपका क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, यह विकार 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? यह विकार कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होता है। इसीलिए इसके 5 प्रकार होते हैं, इसीलिए इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी समझ गए? स्वर संधि आपकी क्या कहलाएगी? दो स्वरों के, ठीक है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार आपका क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। ये 5 प्रकार से होता है, इसीलिए इसके जो है 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अब स्वर संधि जो है आपकी, इसके जो है आपके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। व्यंजन संधि आपकी अकेली रहेगी, विसर्ग संधि आपकी अलग रहेगी। इसमें नियम जो है आपके थोड़े ज्यादा होते हैं, अलग अलग, वो भी आप जब इनको पढ़ेंगे तो आप नियम भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में स्वर संधि की तरफ चलते हैं। स्वर संधि के मैंने आपको कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए। ठीक है, तो इसके 5 प्रकारों को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके 5 प्रकार होते हैं। भाई, पहला आपका होगा दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरी आपकी होगी गुण स्वर संधि। दूसरी आपकी क्या होगी? गुण स्वर संधि। ठीक है, तीसरी आपकी क्या होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। स्वर आप इसमें बीच में लगा लेंगे या मैं आपको यहां पर लगा ही देती हूं, 1 मिनट। वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट चौथा आपका होगा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। पांचवा आपका क्या होगा? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि।
भाई एक बात मैं आपको बता दूं कि संधि वही लोग सीख पाएंगे जिन्होंने वर्णमाला चैप्टर बहुत अच्छे से अपना याद कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। मैंने सबसे स्टार्टिंग में शुरू के दिन जो आपको चैप्टर पढ़ाया है वो वर्णमाला चैप्टर को पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको वर्णों के उच्चारण स्थान सारी वर्णमाला मैंने उसमें कवर कराई थी बहुत अच्छे से, क्योंकि वो आपका हिंदी का बेस चैप्टर माना जाता है। ठीक है, आपने यदि वर्णमाला चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो समझ लीजिए आपने सारी हिंदी को कवर कर लिया। ठीक है, तो संधि वही लोग समझ पाएंगे, वही लोग संधि को तोड़ पाएंगे और वही लोग वर्ण विन्यास को समझ पाएंगे जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी होगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो वर्णमाला चैप्टर को बहुत अच्छे से आप याद करिए, उसके बाद आप संधि पढ़िएगा। ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे नए भी जुड़े होंगे कि जो संधि चैप्टर पे डायरेक्ट आए होंगे, पर आपको ये संधि चैप्टर ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप वर्णमाला चैप्टर नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो आप वर्णमाला चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद बहुत आसानी से आपको संधि याद हो जाएगी, बहुत अच्छे से आप तोड़ पाएंगे इसको। ठीक है, तो मैंने कहा थी संधि के प्रकार पर, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि, जिसमें मैंने आपको स्वर संधि के 5 प्रकार यहां पर लिखवा दिए हैं। कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा आपका होगा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा आपका अयाधी स्वर संधि। तो हम देखेंगे पहले दीर्घ स्वर संधि आपकी क्या होती है, इसके कौन से नियम हैं, कौन कौन सी मात्राएं इसमें आती है वो हम देखते हैं। भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और पिछले पेज का भी, सभी ने ले लिया होगा। अब चलते हैं हम, पहली आपकी होगी दीर्घ स्वर संधि। पहली आपकी कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। अब इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूं, इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान आपकी होती है बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा यानी आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ और आपका री। अब री जो है इसमें अपवाद में आता है। ठीक है, री आपका इसमें अपवाद में आएगा। अब अपवाद में क्यों आएगा री, ठीक है भाई, आपका दीर्घ आ है तो इसका लघु आ होता है, तभी इसका दीर्घ आ भी होता है। लघु ई होती है, दीर्घ ई होती है इसकी। ठीक है भाई, आपका लघु ऊ होता है तो तभी आपका इसका दीर्घ ऊ भी होता है। परंतु री एक ऐसा वर्ण है जिसका कोई दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, आपने स्वर पढ़े होंगे, आप बताइए री का कोई दीर्घ होता है, नहीं ना, री अकेला होता है। इसको ही आप लघु मान सकते हैं और इसको ही आप दीर्घ भी मान सकते हैं। इसीलिए ये जो है दीर्घ स्वर संधि में अपवाद माना जाता है। ठीक है, री को क्या माना जाता है, अपवाद। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अपवाद क्यों माना जाता है, क्योंकि री का कोई दीर्घ नहीं होता। भाई आपका आ दीर्घ है तो इसका लघु है, ठीक है, और इसका भी आपका लघु है, इसका भी आपका लघु है, तो ये लघु भी अपने आप ही है और आपका दीर्घ भी अपने आप ही है। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे री अपवाद क्यों होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई आपको मैं नियम बताती हूं अब इसके। ठीक है, इसके नियम आपके होंगे, पहले हम देखेंगे आ का नियम। ठीक है, आ का नियम आपका क्या होगा, भाई ए प्लस ए बनेगा तो आपका क्या होगा, दीर्घ। ठीक है, आ प्लस ए बनेगा तो भी आपका क्या होगा, दीर्घ। ए प्लस आ बनेगा तो भी क्या आपका होगा, दीर्घ। और आ धन आ होगा तो भी क्या आपका होगा, आ। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, भाई आपका छोटा ए और छोटा ए मिल रहा है तो आपका क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। आपका बड़ा आ और छोटा अ मिलेगा तो भी आपका बड़ा आ बनेगा। आ और आ मिलेगा तो भी आपका दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलेगा तब भी आपका दीर्घ आ बनेगा। भाई यानी समान वर्ण हो और दोनों के जुड़ने पर दीर्घ बनेगा। ठीक है, ये आपके समान है, समान ही तो है, सिर्फ मात्राई का तो अंतर है। तो आप चाहे ये इधर आ जाए या ये इधर आ जाए तो आपका बनेगा
दीर्घ आ ही। भाई दोनों समान वर्ण हो और दोनों के जुड़ने पर आपका क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। भाई कंडीशन कोई भी हो, अगर दोनों तरफ समान वर्ण है तो उनके जुड़ने पर आपका क्या बन रहा है? दीर्घ बन रहा है। ध्यान रखेंगे। तो ये आप नोट बनाकर इसमें लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप? नोट बनाकर लिख लीजिए। भाई दोनों तरफ समान वर्ण हो, दोनों तरफ समान वर्ण हो और दोनों के जुड़ने पर, दोनों के जुड़ने पर दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? दोनों तरफ समान वर्ण हो और दोनों के जुड़ने पर क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन से यानी आ अगर इधर हो या इधर हो, आ अगर इधर हो या इधर हो, ए अगर इधर हो या इधर हो, तो कंडीशन आपकी कोई भी हो, आपका बनेगा दीर्घ ही। अब सेम आपका ई में भी होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर ई का बताती हूँ। भाई छोटी ई और आपकी बड़ी ई जुड़ेगी तो आपकी क्या बनेगी? दीर्घ ई। ठीक है, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर आपकी क्या बनेगी? दीर्घ ई। अब दीर्घ ई प्लस लघु ई आपकी क्या बनेगी? दीर्घ ई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, कंडीशन कोई भी हो आपका बनेगा दीर्घ ही। अब इसी प्रकार आपका ऊ का बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? इसी प्रकार आपका ऊ का बनेगा। अब ऊ का देख लेते हैं। भाई आपका लघु ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर क्या बनेगा? आपका दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ प्लस लघु ऊ बराबर आपका क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ आपका क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। तो सभी ये तीनों नियम समझ गए होंगे आ ई ऊ के, क्योंकि इनका लघु होता है तभी इनका दीर्घ है। री का आपका कोई नियम नहीं है क्योंकि इसका दीर्घ ही नहीं है। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे कि किस प्रकार इसके एग्जाम्पल को हम संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, तो सभी को ये नियम समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया? दोनों तरफ समान वर्ण हो, दोनों के जुड़ने के बाद आपका दीर्घ बनेगा। कंडीशन कोई भी हो आपका बनेगा दीर्घ। छोटी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई और छोटी ई बराबर क्या बनेगी? आपकी बड़ी ई। तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके उदाहरण के तरफ। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण आपके कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला आपका इसमें उदाहरण होगा, पहला आपका मैंने लिया देहांत। क्या लिया मैंने? पहला देहांत लिया। ठीक है, अब इसका वर्ण विन्यास मैं करती हूं। वर्ण विन्यास इसका करेंगे। अब आप इसमें चेक करेंगे, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री। ये आपकी ट्रिक समझ लीजिए, आपकी ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूं। ठीक है, भाई मैंने देहांत लिखा। अब इस देहांत शब्द में आप देखिए कि इन चारों में से क्या आ रहा है। भाई ये चार आपकी दीर्घ स्वर की पहचान बताए हैं मैंने। बड़ी मात्रा आपकी किसकी पहचान बताई है मैंने? दीर्घ स्वर की। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि देहांत में से इन चारों में क्या आ रहा है, और आपके लिए दीर्घ स्वर संधि बहुत ही आसान हो जाएगी। भाई आपका कोई एग्जाम में ये वर्ड आ गया, जैसे मान लीजिए आपका देहांत आ गया। ठीक है, या आपका मैंने बताया कि विद्यालय आ गया। ठीक है, क्या आ गया? आपका विद्यालय। तो आप क्या चेक करेंगे? बड़ी मात्रा वाले सारे यहां पर स्वर लिख लेंगे, ये सारे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि शब्द में इनमें से क्या आ रहा है। अगर आपने पकड़ लिया कि कौन सा शब्द आ रहा है तो आप डायरेक्टली लगाकर आ सकते हैं कि वो आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। बल्कि मैं यहां पर आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, वर्ण विन्यास भी करके दिखाऊंगी, उसी के बाद मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि ये कैसे इसमें आ रहे हैं। भाई आपका देहांत लिखा है में आ की मात्रा है, तो आपका क्या आ रहा है? आ रहा है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, पकड़ लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको तोड़ पाएंगे। भाई ये वर्ण शब्द के अगर बीच में आएंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि ये आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है,
अब जो है देहांत का मैं वर्ण विन्यास करती हूं, ठीक है। अब मैं आपको देहांत का वर्ण विन्यास करके बताऊंगी। ये मैंने आपके यहां लिख दिए दो, ठीक है। अब देहांत का यदि हम वर्ण विन्यास करते हैं तो आपका क्या होगा, देहांत का वर्ण विन्यास। भाई वर्ण विन्यास से आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। वर्ण विन्यास में मैंने आपको विद्यालय का करके दिखाया था कि दोनों तरफ आपको समान पार्टीशन करना है और बीच में मात्रा को फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देहांत का वर्ण विन्यास आपका क्या होगा, द ए ह, दे ह आ, फिर इसके बाद आपका आएगा आ, फिर आपका आएगा दे ह आ, न त और आपका अ। तो यहां पर मैंने जो है वर्ण विन्यास कर दिया। भाई देहांत, दे पे आपके छोटे ए की मात्रा है तो आपका छोटा वाला ए यहां पर आ गया। फिर आपका है आया, फिर आपका आ की मात्रा है आ आया, फिर ने कैसे बनेगा आपका ने, फिर आपका तय और आपका ए, ये आधा ने इसमें आएगा, ठीक है। तय और फिर ए, ये जो है व्यंजनों पर हलंत लगाते हैं। किस पर, व्यंजनों पर हलंत लगाते हैं। मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, ठीक है। तो ये मैंने आपके तोड़े, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, आ को हम गोला करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। अब इसका हम पार्टीशन करेंगे बराबर बराबर भागों में। भाई एक पार्टीशन आपका ये हो गया और एक आपका पार्टीशन ये हो गया। तो इसमें आपका क्या बना, देह प्लस क्या बना आपका अंत। तो अब बताइए इन दोनों शब्दों का अपना सार्थक अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा। भाई देह का भी अपना सार्थक अर्थ है, ठीक है, और अंत का भी आपका सार्थक अर्थ है। तो आपका क्या बनेगा, देहांत बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैंने आपका वर्ण विन्यास से भी बता दिया है। जिसको वर्ण विन्यास अच्छा लग रहा है वो वर्ण विन्यास से संधि को तोड़ लेगा, और जिसको नहीं लग रहा है तो आपको मैंने पहले पेज पर नियम भी बताए हैं, वो उससे संधि को पहचान पाएंगे। या कुछ लोग इस प्रकार से भी संधि को पहचान सकते हैं कि शब्द में आप देखेंगे इन चारों स्वरों को लिखकर कि इन चारों में से क्या चीज इस शब्द में आ रही है, तो आप बहुत आसानी से दीर्घ स्वर संधि को लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपका लेती हूं दैत्यारी। मैंने क्या लिया आपका, दैत्यारी लिया। भाई दैत्यारी को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, दैत्य प्लस, इसमें क्या आ रहा है आपका आ रहा है, ठीक है, दैत्यारी में, ठीक है। तो मैंने आपका क्या तोड़ा, दैत्य प्लस अरि। भाई दैत्य का भी अपना सार्थक अर्थ है और अरि का भी अपना सार्थक अर्थ है, तो आपका क्या हो गया, दैत्यारी, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेती हूं स्वार्थी। नेक्स्ट मैंने लिया स्वार्थी। भाई इसको हम तोड़ेंगे स्व प्लस अर्थी, ठीक है। स्व का भी आपका अपना अलग सार्थक अर्थ है और अर्थी का भी, तो आपका क्या हो गया, स्वार्थी, ठीक है। इसमें आप मात्रा की पहचान कर सकते हैं, ये आ बड़ी ई और इसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैंने लिया आयताकार, ठीक है, आयताकार। तो आपको इन शब्दों से साफ पहचान लग रही होगी, इन स्वरों से सभी में आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से क्या क्या इनमें आ रहा है। भाई आयताकार आप कैसे तोड़ेंगे, आयत प्लस आकार, इन दोनों का अपना सार्थक अर्थ है। भाई आपको मैंने क्या बताया था, जिन शब्दों का सार्थक अर्थ निकलता है वही आपके संधि विच्छेद हो सकते हैं। सार्थक अर्थ निकले, आपका उपसर्ग हो और आपका प्रत्यय हो, वही आप संधि का निर्माण कर पाएंगे। इनके अलावा अगर कुछ आता है तो आप संधि का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपका लेती हूं, मैंने लिया दैत्यारी, स्वार्थी और मैंने लिया आयताकार, और हम एक ले लेते हैं सानंद। क्या लेते हैं, सानंद। पर इसका आपका क्या बनेगा, सा प्लस आनंद। क्या बनेगा, सा प्लस आनंद। अब इन दोनों का भी अपना सार्थक मीनिंग है, ठीक है। एक हम ले लेते हैं रेखांकित, में ले लेती हूं, क्या ले लेती हूं,
रेखांकित। तो आप देख पा रहे होंगे सभी में कि ये स्वर चारों में से कोई ना कोई जरूर आ रहा है, तो आपकी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। भाई रेखांकित को कैसे तोड़ेंगे हम, रेखा प्लस अंकित। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा। एक मैंने ले लिया दैत्यारी, स्वार्थी, आयताकार, सानंद, देह और आपका देहांत था ये, सॉरी, और आपका मैंने लिया रेखांकित। एक और मैं ले लेती हूं प्रतीति। क्या लिया मैंने, प्रतीति को लिया। अब इसका बनेगा आपका प्रति धन इति। इन दोनों का भी अपना सार्थक अर्थ निकल रहा है। भाई आप जब ये संधि को तोड़ेंगे तो दोनों तरफ आप ध्यान करेंगे कि दोनों शब्दों का अपना सार्थक अर्थ बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो उसी से आप आइडिया लगाएंगे कि आपका जो है ये संधि जो है सही टूट रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में वो लिखवाया था विद्यालय, क्या लिखवाया था, विद्यालय। मैंने आपको उसको तोड़कर भी दिखाया था। ठीक है, क्या करके दिखाया था, आपको तोड़कर भी दिखाया था। कैसे तोड़ा था अब देख लेते हैं। एक बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रही हूं। विद्या धन आल्य मैंने तोड़ा था। ठीक है, अब जो है कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि भाई विद्या और आलय ही क्यों हुआ, विद्या प्लस आलय भी तो हो सकता है। तो मैं यहां पर लिखती हूं विद्या। कुछ लोग सोच रहे होंगे विद्या प्लस आलय क्यों नहीं हुआ, या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि विद्या प्लस आल्य क्यों नहीं तोड़ा मैम ने। ठीक है, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि विद्या आल्य क्यों नहीं तोड़ा, विद्या आल्य क्यों नहीं हुआ, यही क्यों हुआ ऊपर वाला। भाई ये इसलिए हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, संधि तोड़ते समय हम याद रखेंगे कि जब हमने पार्टीशन किया है, ठीक है, तो उन दोनों पार्टीशन का क्या सार्थक अर्थ निकल पा रहा है अथवा नहीं निकल पा रहा। भाई इसका अपना सार्थक अर्थ है और आल्य का भी अपना सार्थक अर्थ है। अब ये बताइए आप, विद्या का क्या अपना कोई सार्थक मीनिंग है, नहीं है। आल्य का कोई मीनिंग है, नहीं है। तो आपकी संधि गलत टूटी है। विद्या का अपना मीनिंग तो है पर आल्य का नहीं है, है ना। और तीसरा मैंने आपका लिखा विद्या, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, आल्य का आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो आप इससे पहचान पाएंगे कि आपकी जो संधि विच्छेद हुआ है वो गलत हो चुका है। ठीक है, और सही संधि विच्छेद की पहचान यही है कि जो दोनों सार्थक शब्द हैं जो आपने पार्टीशन किया है संधि विच्छेद करने के बाद, तो आप उसको देखेंगे कि मेरा विद्या का अर्थ निकल रहा है, हाँ निकल रहा है। ठीक है, मेरा आल्य का अर्थ सही निकल पा रहा है, सार्थक है या नहीं है। तो आप शॉर्ट हो जाएंगे कि मेरी संधि विच्छेद जो हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से टूट गई है, बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि भाई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने इसको ऐसे ही क्यों तोड़ा, ऐसे क्यों नहीं तोड़ा। और बीच की आ की मात्रा से आप पता लगा पाएंगे कि आपकी कौन सी संधि है या कौन सी संधि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रतीति को लिखा मैंने। ठीक है, अब आ जाते हैं री वर्ण की तरफ, जो मैंने आपको ये अपवाद बताया था। क्या बताया था, अपवाद। अब इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। भाई पहला आपका होगा मात्रण, लेते हैं हम मात्रिण, इसको मात्रिण पढ़ेंगे। ये री है ना, री की मात्रा, तो मात्रिण का आपका कैसे टूटेगी, मात्र प्लस ऋण, मात्री प्लस आपकी ऋण होगी। भाई यहां भी आपका र है, क्या है, री, यहां भी आपकी री की मात्रा है और यहां भी आपकी री की मात्रा है, बराबर आपकी क्या होगी, री होगी। तो आप तोड़ पाएंगे इसको आराम से। मात्रिण आपकी कैसे टूटेगी, मात्र धन ऋण। भाई मात्र का भी अपना सार्थक मीनिंग हुआ और ऋण का भी अपना सार्थक मीनिंग हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं री के। ठीक है, री के आपको कुछ एग्जाम्पल और बता देती हूं मैं री को मैंने यहां पर लिख दिया, आप अपनी नोट्स में सही तरह से इसको लिख लेना। अलग कर देती हूं जिससे आपको पता चले। ठीक है, री का मैंने यहां रख दिया। अब और देख लेते हैं री का। मैंने लिया मातृण, मैंने लिखा, एक लिखा मैंने पितृण। ठीक है, तो इसका भी क्या आपका टूटेगा, पितृ प्लस ऋण। इसी प्रकार से यह भी टूटेगा आपका। भाई दोनों तरफ री, यहां भी री है और इसका यहां भी री है। तो आप क्या देखेंगे अपवाद में, अपवाद मैंने बता दिया, री, मात्रण, पितृण। री अगर किसी भी नीचे शब्द में आएगा तो वो आपकी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, तो आप एक और ले लीजिए, इसका मैंने लिया, नहीं, मात्रण और पितृण। अब आती है बात आपकी ऊ की, आपका ऊ रह गया ना, ये सारे हो गए। अब ऊ का मैं आपको बताती हूं।
ऊ का मैं आपको यहां पर बताती हूं, इस जगह। भाई आप अब हम देखेंगे ऊ के कुछ उदाहरण। ठीक है, अब ऊ के कुछ उदाहरण यहां पर मैं आपको दूंगी। ओके, ठीक है। तो ऊ का आपका मैंने लिखा लघुर्मी। क्या लिखा मैंने? लघुर्मी लिखा। अब लघुर्मी को आप कैसे तोड़ेंगे? लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी। ठीक है, ये इसकी मात्रा बदलती हैं भाई। जैसे आपकी बड़े ऊ की मात्रा है तो वो आपकी छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाएगी, जो मैंने आपको शुरू में तोड़ना बताया था। आ ई कैसे आपके टूटेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका लघुर्मी इसका बनेगा। तो आपका सही समझ आ गया। नेक्स्ट मैं आपका एक ले लेती हूं, इसमें मैं लेती हूं आपका लघुत्तम लेती हूं। लघुत्तम। अब हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे आएगा नहीं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी ने ले लिया होगा। इसका भी, इसका तो मैंने दिलवा दिया था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी ने देख लिया होगा। अब चलते हैं हम, मैं अब आपको बता रही थी नेक्स्ट लघुत्तम। तो लघुत्तम को हम तोड़ेंगे लघु धन उत्तम। तो आपका लघु का भी मीनिंग है छोटा, उत्तम का भी आप क्या नहीं अच्छा। ठीक है, तो आपका दोनों का जो है सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। दीर्घ स्वर संधि को मैंने आपको पढ़ा दिया है, विद एग्जाम्पल विद नियम, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपकी आती है नेक्स्ट, कौन सी आएगी आपकी? गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्या है आपकी? गुण गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्या है आपकी? गुण स्वर संधि। ठीक है, अब इसकी पहचान मैं आपको बताती हूं। गुण सर्व संज्ञक्य वर्ण, सॉरी इसका गलत हो गया। गुण संज्ञक्य वर्ण आपके क्या होंगे? ये होंगे आपके अ, ए और आपका उ। ठीक है, मैंने आपका गुण स्वर संधि में पहले लिखा गुण संज्ञक्य वर्ण आपके क्या होंगे? अ ए ओ, जिससे हम बाकी अन्य अक्षरों को, आपके वर्णों को बनाएंगे। वो मैं आपके दो प्रकार के बता रही हूं। पहला आपका मैंने लिखा गुण संज्ञक्य वर्ण। ठीक है, दूसरा आपका होगा वृद्धि संज्ञक्य वर्ण। वृद्धि संज्ञक्य वर्ण। भाई पहले में आपका अ ए और ओ आया, दूसरे में आ ए और आपका अ आएगा। अब इन्हीं से हम बाकियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके ये दो बताए। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका नियम की तरफ। इसके नियम की तरफ। ठीक है, इसका नियम क्या होगा? ए व आ के बाद, ठीक है, ए, ध्यान से देखिएगा, ए व आ के बाद, व आ के बाद यदि क्या क्या आए आपका? ई उ री आए, ई उ री और ली आए। मैंने आपको क्या बताया भाई? ए व आ के बाद, ठीक है, इन दोनों स्वरों के बाद यदि आपका ई उ और आपका री और आपका लिरी आए, ठीक है, ई उ री लिरी आए, तो आपकी क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी। तो वहां गुण स्वर संधि होगी। गुण स्वर संधि होगी। ठीक है,
ए व आ के बाद यदि ई ऊ री लिरी आए तो वहां पर आपकी क्या होगी, गुण स्वर संधि होगी। अब इसका नियम हम देखेंगे कि इनको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। गुण संज्ञक के वर्ण और मैंने वृद्धि संज्ञक के वर्ण जो आपको लिखवाए हैं उनसे हम कैसे बना पाएंगे। भाई आपका मैंने क्या कहा, ए व आ के बाद, ठीक है, ए व आ के बाद आपका छोटी ई या आपकी बड़ी ई आए तो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ए और आ के बाद आपका पहले ई और बड़ी ई आए, ठीक है, फिर आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए तो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, सॉरी ए नहीं ओ बनेगा। आपका क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, ए व आ के बाद यदि ई ऊ री लिरी आए तो आपकी क्या होगी, गुण स्वर संधि। ए आ ई बराबर ए बनेगा, ए आ के साथ ऊ और ऊ आएंगे तो आपका ओ बनेगा। ए आ और री आए, ए आ के बाद यदि री आए तो आपका बनेगा अर, क्या बनेगा, अर। नेक्स्ट आपका होगा ए आ के बाद ली आए तो आपका क्या बनेगा, लिरी के बाद आपका क्या बनेगा, अल। तो आप क्या याद रखेंगे, ए ओ अर और अल। आपको क्या देखना है शब्द में, जैसे मैंने पिछले वाले शब्द में आपको आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री मात्रा की पहचान करनी बताई थी कि शब्द में आप देख सकते हैं ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी में आपको देखना है इन शब्दों में कि आपका ए ओ अर और अल आ रहा है या नहीं। ए और आ के बाद ई धन ई आएगा तो आपका ए धन आ के बाद ऊ आएगा तो आपका ऊ, ए और आ के बाद आपका री आएगा तो अर बनेगा, और ए और आ के बाद आपका लिरी आएगा तो आपका अल बनेगा। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। इसके उदाहरण के द्वारा आपको पता लगेगा कि ये मैं आपको कैसे बता रही हूं, ठीक है। यहां पर हम देख लेंगे, ठीक है, इसके उदाहरणों को। भाई मैंने लिखा एक उदाहरण आपका सुरेंद्र। क्या लिखा, सुरेंद्र लिखा। अब सुरेंद्र को मैं किस प्रकार पहचान आपकी करवाऊंगी, ए ओ ए ओ और अर और अल। क्या आपका आ रहा था, अर अल, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया ए ओ अर अल, ए ओ अर अल। अब इसमें आप देखिए कि क्या आ रहा है, ए ओ अर और अल में से क्या आ रहा है, आपका ए की मात्रा है ना सुरेंद्र में, तो आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आप पहचान कर पाएंगे कि ये आपकी गुण स्वर संधि है, ठीक है। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाई आपको इसमें क्या देखना है गुण स्वर संधि में कि ए ओ अर और अल, इसको आप काफी बार रिपीट कर लेंगे, ए ओ और अल, ए ओ और अल, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे सुरेंद्र में, ए ओ अर और अल में से आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यही आप समझ जाएंगे कि ये गुण स्वर संधि होगी। फिर भी मैं आपको इसको तोड़कर जो है बताऊंगी। अब ये कैसे टूटेगा, सुर प्लस इंद्र से, ठीक है। यहां आपका अ का निर्माण हो रहा है और यहां आपका ई का निर्माण हो रहा है। तो ए के बाद आपका क्या आ रहा है, मैंने क्या बताया था, ए और आ के बाद यदि ई और ई आए, ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, ई। और ए बनेगा तो ए पहचान आप इससे करेंगे सुरेंद्र से, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। पर ये टूटेगी इस प्रकार, भाई सुर में र से बन रहा है और आपकी यहाँ ई आ रही है, तो आपका क्या हुआ, सुरेंद्र हुआ। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूं वीरेंद्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, वीरेंद्र। अब वीरेंद्र में देखिए आप, ए ओ अर और अल में से आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, ए। अब मैं इसको तोड़ूंगी तो इसको तोड़ेंगे वीर धन इंद्र से, ठीक है। अ आ रहा है और अ के बाद आपकी क्या आ रही है,
ई। तो मैंने यही आपको यहां बताया है, ए और आ के बाद यदि आपका ई आए तो बनाएगा आपका ए, ठीक है। ए और आ के बाद यदि उ आए तो आपका बनाएगा ओ। ए और आ के बाद यदि री बनाए तो आपका बनाएगा अर। ए और आ के बाद यदि ली आए तो आपका अल बनाएगा। तो क्या बनाता है, ए ओ अर और अल। अब वीरेंद्र में देखिए, ए ओ अर अल में से आपका क्या आ रहा है, ए। तो आपका मैंने तोड़ा वीर प्लस इंद्र, यहां पर आया आपका अ। भाई रे का निर्माण रे प्लस ऐसे ही तो हुआ है, तो संधि टूटी अ पर, ई से आपका ई पर टूटी, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, वीरेंद्र। क्या हुआ, वीरेंद्र आपकी संधि हो गई। सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीरेंद्र की समझ में आ गई ना। अब चलते हैं हम दूसरा इसका एग्जांपल लेती हूं मैं, सूर्य उदय। नेक्स्ट पेज पर इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूं आपका, भाई मैंने लिया सूर्योदय, सूर्योदय। अब आप इसमें देखेंगे ए ओ अर अल, इन चारों में से पहचान कीजिए कि इसमें क्या रहा है। भाई सूर्योदय, तो आपका क्या रहा है, ओ की मात्रा। आपने यहां नोटिस कर लिया होगा कि सूर्योदय में आपका क्या रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगी, सूर्य प्लस उदय बराबर आपका क्या बना, सूर्योदय, ठीक है। तो अब आप कैसे सूर्य, ये सूर्य यानी अर की आवाज आपको आई, किसकी आई, अर की आई ना, अर की आवाज, सूर्य में अर की आवाज आपको आ रही है, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ए के बाद आपका क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, क्या आ रहा है, ऊ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ए और आ के बाद आपका ऊ आए तो आपका ओ बनता है, सूर्योदय, ठीक है। तो मैं आप बता रही हूं कि यहां पर आपका ए आया, यहां पर आया ओ, तो आपका क्या बना, ओ। तो क्या बन गया आपका, सूर्योदय। सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम अर वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम सप्तऋषि, सप्तऋषि लिया मैंने, क्या लिया मैंने, सप्तऋषि। अब इसमें री आ रहा है आपका, ठीक है, ऋषि की आवाज आपकी आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको मैं आपको तोड़कर दिखाती हूं, इसका वर्ण विन्यास करके। स अ, वर्ण विन्यास इसका होगा स अ, स अ प प, स अ प त, स अ प त अ, और आपका आएगा अ र श, और आपका आएगा ई, ठीक है। तो इसका आप तोड़ेंगे सप्त प्लस ऋषि में, जो आपका बनेगा सप्तऋषि, ठीक है। अब मैंने यहां पर व्यंजन में हलंत लगाया। अब देखिए, स बना अ से, स अ से बना स, प फिर त फिर अ और र। अब इसमें आपका क्या रहा है, अर, क्या रहा है, देखिए आप अर। मैंने बताया था ना, ए ओ अर और अल में से आपको ऐसे भी आप छांट कर लिख सकते हैं, वर्ण विन्यास करके भी। इसमें आपका क्या आ रहा है, अर, क्या आ रहा है, अर। तो आपका क्या बना, सप्तऋषि, क्या बना, सप्तऋषि। तो सभी को गुण स्वर संधि आपकी समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से क्विक रिविजन में आपको बताती हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़वाया है। भाई संधि क्या होता है, दो सन्निकट वर्णों के मेल से होने वाला विकार आपका क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। या आप आसान भाषा में भी लिख सकते हैं, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला विकार आपका क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा, ठीक है। भाई संधि का अर्थ मैंने आपको जुड़ना बताया, विच्छेद का अलग होना बताया, सन्निकट का अर्थ मैंने बताया पास, ठीक है। नियम इसका बताया मैंने, विद्या प्लस अल, यानी आ और आ से आपकी संधि टूट रही है क्योंकि पास पास है, इसी को हम सन्निकट बोलेंगे। भाई विद्यालय का वर्ण विन्यास मैंने आपको बताया, व में छोटी ई की मात्रा है, पहले मैंने व लिखा, फिर ई, फिर दे आपका बना दे ऐसे, फिर आ, फिर ले ए ये ए, ठीक है। तो विद्यालय का वर्ण विन्यास सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं।
फिर संधि के लिए सार्थक शब्दों, मैंने आपको बताया संधि विच्छेद आप कैसे देखेंगे। संधि के लिए सार्थक शब्दों का होना बहुत जरूरी है, या तो आपके उपसर्ग होंगे या प्रत्यय होंगे। इनके अलावा अगर कुछ और आता है तो आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ हो। विद्यालय का मैंने आपको यहां पर तोड़कर दिखा दिया है। विद्या और आल्य, आपका विद्या आल्य, आ से और आ से आपकी टूट रही है, बराबर आ आपका हो रहा है। विद्या प्लस अलय नहीं होगा क्योंकि इनका दोनों का सार्थक मीनिंग नहीं है। विद्या का अपना सार्थक अर्थ है और आल्य का अपना सार्थक अर्थ है, इसीलिए आपकी ये संधि ऐसे टूट रही है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संधि के प्रकार मैंने आपको कितने बताए, 3 प्रकार। संधि के आपके 3 प्रकार होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होगी, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आपकी अयादि। ये 5 प्रकार से इसका विकार होता है, इसीलिए जो है स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि की पहचान मैंने आपको बताई, बड़ी मात्रा यानी आ, ई, उ और री। री इसमें अपवाद होगा क्योंकि री का कोई दीर्घ नहीं होता। मैंने क्या बताया, री का कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए री इसमें अपवाद में आएगा, ठीक है। अब नियम इसके बताए मैंने। आ का नियम बताया, ए धन ए बनेगा, दीर्घ बनेगा, आ धन ए बनेगा, आ बनेगा। यानी कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, वर्ण दोनों समान हो और दोनों जुड़कर क्या बन रहे हो, दीर्घ ही बनेंगे। आपकी कंडीशन कोई भी हो, या तो आपका ए यहां हो या ए यहां हो, आ यहां हो तो या यहां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन कोई भी हो, आपका जो है दीर्घ ही बनेगा, ठीक है। दोनों तरफ समान वर्ण हो और दोनों को जुड़ने पर क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मैंने आपको बताया उदाहरण देहांत। अब इसमें हम देखेंगे आ, ई, उ और री में से क्या आ रहा है। भाई आप जो है इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, भाई आपको शब्द दिया एग्जामिनर में, अब आप यहां पर लिख लेंगे साइड में रफ जगह आ, ई, उ, री। अब देखेंगे इन चारों में से इसमें कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो आपकी वृद्धि संधि होगी। आप इसी को देखकर एग्जाम में टिक करके आ सकते हैं, परंतु मैंने आपको सभी एग्जाम्पल संधि तोड़कर भी बता दिया है, ठीक है भाई। देहांत का मैंने वर्ण विन्यास करा, ठीक है। वर्ण विन्यास करने के बाद दैत्यारी मैंने आपको बताया, दैत्य प्लस हरि, इन दोनों का अपना अलग मीनिंग निकल रहा है। देहांत का मैंने आपका करा द, ए, ह, आपका बीच में आ छोड़ा, न, त, दोनों को बराबर पार्टीशन करेंगे कि दोनों तरफ समान अक्षर हो जाएं, ठीक है भाई। 3 इधर हो गए आपके, 3 इधर हो गए, बीच में आपका आ हो गया, तो आपका बना देह प्लस अंत। देह और अंत का अपना अपना मीनिंग है और आपका क्या बना, देहांत। इसीलिए यहां पर क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि। एक मैंने आपको रेखांकित बनाया, दोनों के अपने अर्थ हैं। प्रतीति बनाया, दोनों का अपना सार्थक अर्थ है, ठीक है। अपवाद में आपका री आता है। री से मैंने बनाया आपका मातृण, मात्र प्लस ऋण, दोनों में री है, ठीक है, बराबर आपका क्या बन रहा है, री। तो ये री से टूट रहा है। मात्र का अपना अलग मीनिंग है और ऋण का अपना अलग, तो इसीलिए ये क्या होगी, आपकी वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अब उसे मैंने आपको बताई लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, गुण स्वर संधि। अब गुण संज्ञक वर्ण जो आपके होंगे अ, ए और ओ होगा, ठीक है। वृद्धि संज्ञक वर्ण आपके होंगे आ, ए और ओ, इनमें वृद्धि हो रही है मात्राओं की, इसलिए, ठीक है। नियम इसका क्या होगा, ए व आ के बाद यदि ई, उ, री, लिरी आए, ठीक है, अ व आ के बाद यदि ई, उ, री, लिरी आए तो वहां पर आपकी गुण स्वर संधि होगी। अब किस प्रकार इसका नियम मैंने आपको यहां बताया, भाई ए और आ के बाद ई आए तो आपका क्या बनता है, ए बनता है। ए आ के बाद यदि उ आए तो आपका ओ बनता है। ए आ के बाद यदि आपका री आए तो आपका अर बनेगा। अर शब्द में वर्ण विन्यास कर आप तोड़कर देख पाएंगे कि अर या अल आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। मैंने आपका उदाहरण लिखा सुरेंद्र। अब सुरेंद्र में आप देखेंगे ए, ओ, अर और अल में से क्या आ रहा है, तो आपका आ रहा है ए, तो आप यही समझ जाएंगे कि यहाँ आपकी गुण स्वर संधि होगी। फिर भी मैंने आपको इसको तोड़कर उदाहरण में बताया, सुर प्लस इंद्र, यानी अ और ई से ये टूट रहा है, यानी अ और ई। मैंने क्या बताया था आपको, अ के बाद यदि ई और ई आए तो क्या बनेंगे, ए बनेंगे, यानी मात्रा लगेगी रे पर। तो ए और ए के बाद आपका क्या आ रहा है, ई, ए के बाद आपका आ रहा है ई, तो आपका बना सुरेंद्र, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपका वीरेंद्र बना। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। पहला मैंने बनाया अब ओ का उदाहरण, क्या बनाया, ओ का सूर्योदय।
ए ओ और अल में से आपका क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। सूर्य प्लस उदय का अपना सार्थक मीनिंग है या नहीं? हाँ जी है। आपका बनेगा सूर्य उदय। अब ये टूट किस पर रहा है? ए, और ए के बाद क्या आ रहा है आपका? ऊ, जो मैंने आपका बताया था। तो ए और ऊ, ए के बाद ऊ आएगा तो आपका क्या बनेगा? ओ। तो इसीलिए यहां पर मात्रा है, तो ये क्या बना आपका? सूर्योदय। सप्त ऋषि को मैंने तोड़ा, इसका वर्ण विन्यास किया, स अ प त अ र श ई, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे? सप्त ऋषि। तीन तीन पार्ट में इसको तोड़ लेंगे, सप्त ऋषि बनेगा आपका, क्या बनेगा? सप्त ऋषि। तो सभी को बहुत अच्छे से मेरी ये संधि का पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में और जहां तक मैं समझा सकती हूँ आपको बहुत जीरो लेवल से मैंने समझाया है। भाई संधि सभी ने पढ़ रखी होगी, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर मैंने आपको सिर्फ बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से संधि को समझाया है। आप सभी ने अपने नोट्स बना लिए होंगे, इसको 2-3 बार रिवीजन करिएगा। नियम आप याद तभी कर पाएंगे जब आप वर्णमाला पहला चैप्टर आप देख लेंगे, ठीक है, उसको याद कर लेंगे। तो अब जो संधि का पार्ट बचता है उसको हम कल करेंगे, ठीक है। कल नेक्स्ट पार्ट में आपकी जो है यण स्वर संधि बची हुई है, अयादि संधि बची हुई है और आपकी वृद्धि संधि बची हुई है। कल नेक्स्ट पार्ट में हम वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। धन्यवाद।